नमस्कार मित्रों, मैं उगमाराम कुमावत यानी आप ही का अपना कुमावत सर, आप ही के अपने यूट्यूब चैनल कुमावत सर हिंदी वाले पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपके गुरुओं का आप पर सदैव स्नेह आशीर्वाद बना रहे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मित्रों, आज हम शिक्षण विधियाँ पढ़ रहे हैं और शिक्षण विधियों की आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं अभिक्रमित अनुदेशन विधि। बोर्ड पे दिख रहा है आपको श्वेत पट पर। अभिक्रमित अनुदेशन विधि को अंग्रेजी में प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड भी कहा जाता है। इसे एक और नाम से पुकारा जाता है स्वचालित अनुदेशन। इसे स्वचालित अनुदेशन भी कहा जाता है। स्वचालित अनुदेशन विधि भी कहा जाता है। यानी कि तीनों नाम अगर आपसे पूछ लूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि अभिक्रमित अनुदेशन कह दूँ तो भी वही ना बात होगी। इस अभिक्रमित अनुदेशन को अंग्रेजी में प्रोग्राम लर्निंग, अब आप चाहूँगा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड कहते हैं और इसे स्वचालित अनुदेशन भी कहा जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन और प्रोग्राम लर्निंग मेथड अथवा स्वचालित अनुदेशन क्या है, अभी हम इस पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं कि इसका नाम स्वचालित क्यों है। थोड़ा मैं बता देता हूँ। स्व का मतलब खुद होता है, चालित का मतलब चलना, यानी कि ये एक ऐसी विधि है जिसमें प्राय विद्यार्थी अपनी गति से ही अध्ययन करता है, इसलिए इसे स्वचालित अनुदेशन विधि कहा जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन विधि का आरंभ कब, कहाँ, कैसे हुआ, भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई, इससे भी मित्रों अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभिक्रमित अनुदेशन विधि का आरंभ ओहियो स्टेट विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे सिडनी एल प्रेसी, उनकी शिक्षण मशीन से 1920 में हुआ। फिर 1926 में इसे पुनः संशोधित किया गया और भारत में इसकी शुरुआत मित्रों 1963 में सेंट्रल पेडागॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इलाहाबाद में इसकी है इसका मुख्यालय, वहाँ पर इसकी शुरुआत हुई। तो अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ये हमने एक पैरा आपके सामने जो बोला, इस कवाचन जो किया है, इससे 4-5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला, ये पहले सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया, रीट में भी पूछ लिया जाता है कि किस एक विधि का विकास शिक्षण मशीन से हुआ। बिल्कुल छोटा सा प्रश्न दे दिया कि किस एक विधि का विकास शिक्षण मशीन से हुआ, तो आप कहेंगे अभिक्रमित अनुदेशन विधि का हुआ है। फिर आपसे पूछ ले कि सिडनी एल प्रेसी की शिक्षण मशीन से कौन सी विधि, तो अभिक्रमित अनुदेशन विधि। अभिक्रमित अनुदेशन विधि का किसकी शिक्षण मशीन से हुआ, तो सिडनी एल प्रेसी की शिक्षण मशीन से हुआ। कहाँ हुआ, तो ओहियो स्टेट विश्वविद्यालय में हुआ, वहाँ के शिक्षाविद थे ये सिडनी एल प्रेसी। 1920 में पहली बार इन्होंने इसका विकास किया। 1926 में इसको उन्होंने पुनः संशोधित किया। अब तक ये भारत में नहीं थी, लेकिन 1963 में सेंट्रल पेडागॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ, ये जो इलाहाबाद में है, वहाँ पर भारत में इसका आरंभ माना जाता है। तो मित्रों ध्यान देना होगा, प्रश्न किस तरह पूछ रहा है आपको अपने आप में आंसर दे देना होगा। मैं सबको क्रमबद्ध रूप में लिख रहा हूँ। 1920 में ओहियो स्टेट विश्वविद्यालय, अभी हम इसके तथ्य पढ़ रहे हैं मित्रों। ये अभिक्रमित अनुदेशन अथवा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड अथवा स्वचालित अनुदेशन क्यों, अभी हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हम आगे चल कर के इनके प्रकार पढ़ेंगे, ये किस सिद्धांत पर आधारित है, इसका प्रवर्तक कौन है, ये भी सब हम लिख रहे हैं, है ना। 1920 में ओहियो स्टेट विश्वविद्यालय, ओहियो स्टेट विश्वविद्यालय के शिक्षाविद सिडनी एल प्रेसी, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट पहले ही लिख रहा हूँ। देखो ये इसका प्रवर्तक नहीं है, मैंने इसलिए अभी इसका प्रवर्तक नहीं लिखा है। इसके प्रवर्तक तो B.F. स्किनर है, जिसका सिद्धांत है सक्रिय अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत, जिस पर यह आधारित है। अभी हम पढ़ेंगे
आगे चल करके। मैं पहले इसको लिख रहा हूं कि इसका विकास हुआ कहां से। वास्तव में इसका प्रवर्तक सिडनी एल प्रेसी नहीं, उनकी एक शिक्षण मशीन है, उससे इसका परिवर्तन हुआ, लेकिन इसका प्रवर्तक बीएफ स्किनर है। सिडनी एल प्रेसी की शिक्षण मशीन से हुआ, कि शिक्षण मशीन से हुआ, मशीन से हुआ। कब हुआ मित्रों? 1920 में। अब आपसे पूछे कि सिडनी एल प्रेसी की शिक्षण मशीन से अभिक्रमित अनुदेशन विधि का विकास कब हुआ, तो आप कहेंगे 1920 में हुआ। कहाँ हुआ? देखिए सारे प्रश्न हैं, ये हर लाइन से प्रश्न बन रहा है कि दूसरा नाम क्या है, इसको और किस नाम से पुकारते हैं। 1920 में ओहियो स्टेट विश्वविद्यालय के शिक्षाविद कौन थे? सिडनी एल प्रेसी, उनकी शिक्षण मशीन से हुआ है। ये इसी तरह हूबहू प्रश्न आता है कि कौन सी विधि शिक्षण मशीन से बनती है, नहीं है ना, सिडनी एल प्रेसी की थी कि नहीं थी। 1926 में 1926 में इसे पुनः संशोधित किया गया। देखिए अभी तक यानी 1926 तक ये भारत में नहीं आई है, संशोधित किया गया, यानी इसमें कुछ संशोधन किया गया, संशोधित इसको किया था भारत में। इम्पॉर्टेंट है, वेरी मच इम्पॉर्टेंट है मित्रों, बार बार एग्जाम्स में आता है, क्योंकि आप पढ़ते हो 1920, 1926, 1963, अलग अलग कहानी है। भारत में 1963 में, मैं पहले लिख देता हूँ, सब में सन पहले लिख रहा हूँ, 1963 में भारत में, हालांकि इसको क्रिया के अनुसार, वाक्य रचना के अनुसार मुझे पहले भारत शब्द लिखना चाहिए था कि भारत में 1963 में। मैं 1963 इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको सारे सन इस तरह पढ़ते हैं तो ध्यान में रहे। 1963 में भारत में सेंट्रल पेडागॉजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, पेडागॉजिकल है ना, इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में, मैं बोल रहा हूं श्वेत पट पे दिख तो रहा है ना आपको, है ना, मैं बोल भी रहा हूं साथ साथ में, आप इसको ध्यान में रखिएगा। इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में शुरुआत हुई, इलाहाबाद में शुरुआत हुई, यानी भारत में इस विधि का आरंभ 1963 में सेंट्रल पेडागॉजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में इसका आरंभ हुआ, इसकी शुरुआत की गई, इसको आरंभिक तौर पर प्रयोग किया गया। अगला आता है कि इस विधि के प्रवर्तक कौन है। तो अब मैं लिख रहा हूं मित्रों, यहां पर देखिएगा आप, इस विधि के प्रवर्तक कौन है? बीएफ स्किनर है। इस विधि के प्रवर्तक बीएफ स्किनर है और इन्हीं का एक सिद्धांत है अधिगम का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, और ये उसी सिद्धांत पर आधारित विधि है। अब आपसे अगला प्रश्न पूछ लेंगे कि अभिक्रमित अनुदेशन विधि किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आप कहेंगे बीएफ स्किनर के सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ लिख दूँ, स्वचालित अनुदेशन आपने पढ़ लिया कि इसका दूसरा नाम है, तो मैं लिख दूँ यहाँ पर, मैं लिख दूँ क्या मित्रों, क्या लिखूँ? यह स्किनर के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, ये स्किनर के सक्रिय, पढ़ा होगा आपके मनोविज्ञान में, अधिगम के सिद्धांत पढ़ते हैं, उसमें बीएफ स्किनर का एक सिद्धांत है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, अनुबंधन सिद्धांत, यानी अगर सक्रियता है तो अधिगम होगा, सिद्धांत पर आधारित है। वापस सुनिएगा, अभिक्रमित अनुदेशन विधि के प्रवर्तक बीएफ स्किनर है। इसे अंग्रेजी में प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड भी कहा जाता है और इसे स्वचालित अनुदेशन भी कहा जाता है। अभी हम पढ़ेंगे, स्वचालित इसलिए कह रहे हैं कि इसमें कुछ फ्रेम्स बने होते हैं, विद्यार्थी
स्वयं प्रश्नों को पढ़ता है, उनकी जांच करता है, उससे प्रतिपुष्टि मिलती है, प्रतिपुष्टि से वो फिर अगले प्रश्न पर जाता है। इस तरह से हम अध्ययन करेंगे, इसके उपभेद हम पढ़ेंगे। प्रमुख रूप में दो उपभेद होते हैं इसके, रेखीय और शाखीय। धीरे धीरे इसके रूपों में परिवर्तन होने लगा, फिर एक अवरोही आया, मैथमेटिक आया, फिर बाद में धीरे धीरे एक कंप्यूटर आया जिसमें इन तीनों का प्रयोग होने लगा। हम चर्चा करेंगे अभी आगे। 1920 में ओहियो स्टेट विश्वविद्यालय के शिक्षाविद सिडनी एल प्रेसी की शिक्षण विधि मशीन से इसकी शुरुआत हुई। 1926 में इसको पुनः संशोधित किया गया। भारत में इम्पॉर्टेंट है, भारत में 1963 में सेंट्रल पेडागॉजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में इसकी शुरुआत हुई। अब अगला आता है मित्रों अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार। पहले हम प्रकार पढ़ेंगे, उन प्रकार के कुछ तथ्य पढ़ेंगे, फिर एक एक प्रकार में कैसे शिक्षण किया जाता है, किसमें कितने फ्रेम होंगे, किसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि इस मेथड में शिक्षक की प्राय आवश्यकता नहीं होती है। बच्चा अपने आप उसके लर्निंग सिस्टम प्रोग्राम बना दिया है, उसके आधार पर अलग अलग स्टेप पे जाकर के अध्ययन करता रहता है। कौन कौन से भेद होंगे, कौन उसका प्रवर्तक है, फिर हम पढ़ेंगे ये किन किन क्रियाओं से गुजरता है और इसके प्रमुख सिद्धांत क्या है। तो अगला आता है अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार। देखो प्रकार को लेकर के बहुत बड़ा प्रश्न है, बड़ा मतभेद वाला मामला अभी चल रहा है। अभिक्रमित अनुदेशन के मूलतः अगर भेद पूछे जाए तो आपको दो बताने, रेखीय और शाखीय, लेकिन धीरे धीरे इसके स्वरूप में परिवर्तन होता गया। फिर एक तीसरा इसका प्रारूप आया जो हिंदी विषय के लिए सबसे पहली बार उसकी शुरुआत की गई थी, अवरोही, जिसको मैथमेटिक्स भी कहा जाता है। थॉमस ऑफ गिलबर्ट इसके प्रतिपादक हैं। फिर बाद में धीरे धीरे एक कंप्यूटर वाला भी आया, तो वर्तमान में इसके 4-5 रूप होने लगे। लेकिन आपको भेदों की संख्या पूछी जाए तो कितने करोगे, 2 ही करोगे। यानी अभिक्रमित अनुदेशन के कितने प्रकार है, 2। हाँ, आपको अलग अलग देकर के नाम पूछ सकते हैं कि कंप्यूटर का कौन है ना, इसमें किस किस का प्रयोग किया जाता है। तो मैं एक चार्ट बना रहा हूं यहाँ पर अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार। अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार, अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार। मूल रूप में संख्या में कितने करने मित्रों, 2 करने। मैं एक चार्ट बना रहा हूं यहां पर अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार। पहला मैं लिख रहा हूं रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, शॉर्ट में लिख देता हूं अनुदेशन। इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, रेखा बाई रेखा चलेगा। दूसरा है शाखीय, ये पूरे यहां पर हम एक एक के बिंदु लिखेंगे, किस सिद्धांत पर आधारित है, कौन कौन से इसकी विशेषताएं हैं, कैसे अध्ययन किया जाता है। दूसरा है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। तीसरा है अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन, अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन संक्षिप्त में मैं लिख रहा हूं। ये जो आपका रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है, इसको लाइनर या और बाह्य, लाइनर रेखा, लाइनर लाइन यानी रेखा, लाइनर या बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन भी कहा जाता है। ये इसके नाम है। इसे मैं शॉर्ट इस तरह लिख रहा हूं, देखिए आप समझने की कोशिश करना है ना। इसे रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन को रेखा यानी लाइन, इसलिए इसको लाइनर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन भी मेथड भी कहा जाता है। इसे बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन भी कहा जाता है, तो इसे स्केनियर सिद्धांत भी कहा जाता है या स्केनियर सिद्धांत भी कहा जाता है। देखो सबके अलग इस तरह नाम आ जाते हैं कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का दूसरा नाम बताइए, तो आप कहेंगे बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन है। इसको अंग्रेजी में आप लाइनर अभिक्रमित, लाइन यानी रेखा, एक लाइनबद्ध क्रमबद्ध रूप में चलेगा एक प्रश्न के बाद। इसमें क्या होता है, हम पढ़ेंगे कि विषय वस्तु को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है और उसके क्रमबद्ध रूप में प्रश्न बना दिए जाते हैं और उन प्रत्येक प्रश्न को विद्यार्थी क्रमबद्ध रूप में पढ़ता जाता है। छोटे छोटे पदों में क्रमबद्ध रूप में प्रश्नों का विभाजन कर दिया जाता है। एक क्रमबद्ध रूप में चलेगा, एक प्रश्न को पढ़ेगा, उसकी आंसर की जांच करेगा,
प्रतिपुष्टि मिलेगी, व्यवहार में परिवर्तन आएगा। अगले प्रश्न पर जाएगा। दूसरा हम पढ़ रहे हैं साखीय। साखीय इसलिए कह रहे हैं कि इसमें अलग अलग ब्रांच बनी होती है। यहाँ पर एक फ्रेम होता है, यहाँ पर 2 फ्रेम होते हैं, यानी कि विद्यार्थी को विषय वस्तु पढ़ने के लिए अलग अलग ब्रांचों से गुजरना पड़ता है, इसलिए हम इसको ब्रांचिंग कह रहे हैं। अभी विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे कि अध्ययन कैसे होता है। ये जो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है, इसके प्रतिपादक हैं इसी के जो, क्योंकि इनके अलग अलग प्रतिपादक पूछे जाते हैं आपको तीनों के, तो इसके आपका बीएफ स्किनर है। इसका प्रतिपादक कौन है? देखिए, पूरे अभिक्रमित अनुदेशन का बीएफ स्किनर होगा। फिर इस अभिक्रमित अनुदेशन के भी अलग अलग भेद हैं। उसमें से ये जो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है, इसके प्रतिपादक बीएफ स्किनर हैं। कौन है मित्रों? बीएफ स्किनर हैं। यह इसका विकास 1954 में बिल्कुल, क्योंकि भारत में 1963 में है, ठीक है। इसका विकास 1954 में हो गया था। इसके पार्ट की बात हम कर रहे हैं। 1954 में सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, इसका विकास 1954 में सक्रिय, ये बीएफ स्किनर का है, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत पर हुआ। ये अलग अलग तथ्य है मित्रों। ऐसे ही प्रश्न आता है कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का दूसरा नाम बताओ, तो आप कहोगे इसे लाइनर या बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं, इसके स्कैनियर सिद्धांत भी कहते हैं। 1954 में इसका विकास बीएफ स्किनर ने सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के आधार पर किया। और अगली इसकी इंपॉर्टेंट कहानी है मित्रों, अगली सबसे इंपॉर्टेंट कहानी यह है कि यह, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, ये व्यवहारगत परिवर्तन पर बल देती है। कैसे देती है? ये आप अधिगम के सिद्धांत में पढ़ रहे हैं, मैं आपको अभी बता रहा हूं। व्यवहारगत परिवर्तन, अर्थात बालक जब अध्ययन करेगा, विषय वस्तु छोटे छोटे पदों में क्रमबद्ध रूप में बटी हुई होती है। अरे जिस तरह से ये आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ते हो, जो भी विषय वस्तु है, जो भी आपका चैप्टर है, उस चैप्टर के सारे प्रश्नों को क्रमबद्ध रूप में बांट दिया जाता है। एक चैप्टर से मान लीजिए आप मेथड पढ़ रहे हो, आप ग्रामर पढ़ रहे हो, शिक्षण विधियाँ पढ़ रहे हो, आप मान लीजिए संधि पढ़ रहे हैं, सर्वनाम पढ़ रहे हैं, विशेषण पढ़ रहे हैं, क्रिया पढ़ रहे हैं, तो किसी एक टॉपिक के 20 प्रश्न बना दिए, छोटे छोटे पदों में ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना दिए जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न के साथ उसका उत्तर होता है। विद्यार्थी उस प्रश्न को पढ़ता है। प्रश्न को पढ़ने के बाद वह अपने उत्तर की जांच करता है। जो उसका उत्तर है, उस उत्तर से जांच करेगा। जांच करने के बाद उसे प्रतिपुष्टि मिलती है और सही उत्तर होने पर उसे सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है, अर्थात उसके व्यवहार में तत्काल परिवर्तन होता है। इसीलिए ये विधि व्यवहारगत परिवर्तन पर बल देती है। व्यवहारगत परिवर्तन पर बल देती है। अरे मित्रों, जब सीखेगा, बालक के व्यवहार में परिवर्तन आएगा, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? अधिगम कर रहा है। और अधिगम कर रहा है तो उसके व्यवहार में क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। मैं एक बार समझा रहा हूँ कि इसमें अध्ययन कैसे होगा। दूसरा है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। इसे ब्रांच, शाखा, अलग अलग शाखाओं से गुजरना पड़ता है, इसलिए इसे ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन मेथड भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको आंतरिक अभिक्रमित अनुदेशन, आंतरिक अभिक्रमित अनुदेशन भी कहा जाता है। आंतरिक अभिक्रमित अनुदेशन भी कहा जाता है। किसको मित्रों? शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन को आंतरिक अभिक्रमित अनुदेशन भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक नॉर्मन ए क्राउडर है। ये पूछा जाता है कि शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन बाह्य नहीं, आंतरिक, देखिएगा, रेखीय को बाह्य कह रहे हैं और शाखीय को आंतरिक अभिक्रमित कह रहे हैं। इसके प्रवर्तक है नॉर्मन ए क्राउडर। नॉर्मन ए
क्राउडर इसके प्रवर्तक हैं। यह विधि उपचारात्मक शिक्षण पर बल देती है। किस पर भाई? उपचारात्मक शिक्षण पर बल देती है। कैसे देती है अभी हम चर्चा करते हैं। शिक्षण पर बल देती है। देखो, यह व्यवहारगत परिवर्तन पर बल देती है। यह उपचारात्मक शिक्षण पर बल देती है। कैसे देती है अभी हम चर्चा कर रहे हैं। नॉर्मन ए क्राउडर, इसका भी उन्होंने 1954 ही है इसका समय। तीसरा आता है अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन, जिसको मैथ्स वाला मैथमेटिक इंस्ट्रक्शन मेथड, मैथमेटिक प्रोग्राम, शॉर्ट कर रहा हूं मैं, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड भी कहा जाता है। शॉर्ट में कर दिया है इसको। देखिए, जैसे शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन को ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड कहेंगे, उसी तरह अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन विधि को मैथमेटिक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड भी कहा जाता है। थॉमस एफ गिलबर्ट इसके प्रवर्तक हैं। थॉमस एफ गिलबर्ट, बिल्कुल नाम आते हैं मित्रों, इनके नाम पूछे जाते हैं कि किस विधि का कौन प्रवर्तक हैं। तो अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन के प्रवर्तक कौन हैं? थॉमस एफ गिलबर्ट है। 1972 में 1972 में सर्वप्रथम हिंदी विषय, देखिए नाम मैथमेटिक कह रहे हैं, मैथ्स की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभिक्रमित अनुदेशन का जो हम तीसरा रूप पढ़ रहे हैं, अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन, जिसको मैथमेटिक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड भी कह रहे हैं, इसका 1972 में सबसे पहले हिंदी विषयों के हल करने के लिए इसको अपनाया गया। सर्वप्रथम 1972 में हिंदी विषयों में इसे अपनाया गया। यह विषय स्वामित्व पर बल देती है, यानी इसका मुख्य है कि विशिष्ट विषय के स्वामित्व, उस विषय को इस्टेब्लिश करना। विषय स्वामित्व पर बल देती है। कौन बल देती है? अभिक्रमित अनुदेशन विधि। समझ रहे मित्रों। अब एक चौथा चलता है कंप्यूटर आधारित अभिक्रमित अनुदेशन। उसमें इन तीनों का ही प्रयोग होने लग गया आजकल। तो अब देखो, आपको जब संख्याओं की बात करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि अभिक्रमित अनुदेशन के कितने प्रकार हैं अथवा कितने भेद हैं। तो आप कहोगे साहब अभिक्रमित अनुदेशन के जो हैं वो दो प्रकार होते हैं, एक तो रेखीय और एक शाखीय। लेकिन आपसे पूछ ले कि रेखीय और शाखीय के अलावा कौन है, या कई बार देखो मित्रों ऐसे मैच वाले प्रश्न भी आपको दिए जाते हैं, आपको उनको अलग अलग तरह से मिलान भी करना होता है कि कौन इसका प्रवर्तक है, कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप ध्यान रखना, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के नाम है लाइनर या बाह्य, इसे स्कैनियर सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक BF स्किनर है। अब मैं यहाँ से आपको एक एक विधि के तरीका भी हम आपको बता रहा हूँ। 1954 में सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित इस विधि का विकास हुआ। यह विधि व्यवहारगत परिवर्तन पर बल देती है। व्यवहारगत परिवर्तन पर बल कैसे देती है और इसमें अध्ययन कैसे होता है, ये चीज सीखिएगा। दूसरा, इसमें एक ही फ्रेम होता है। ये एक प्रश्न भी आता है कि कितने फ्रेम होते हैं। फ्रेम का मतलब है कि एक फ्रेम बना, कैसे बना मैं बताऊं आपको। एक ही फ्रेम होता है, एक ही फ्रेम होता है। किसमें? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में दो फ्रेम होते हैं। कितने होते हैं? दो फ्रेम होते हैं। एक होता है होम पेज और दूसरा होता है रफ पेज, गृह कार्य जिसको कहते हैं। एक तो होम पेज होता है और एक रफ पेज होता है, जिसको त्रुटि पृष्ठ भी कहते हैं, है ना। रफ पेज GH, रफ पेज
इसको ग्रह पृष्ठ कहते हैं और इसको त्रुटि पृष्ठ कहते हैं, त्रुटि पृष्ठ कहा जाता है। ये हम पढ़ेंगे। देखो अभी अब यहाँ हम आते हैं वापस। देखो ये प्रश्न आता है भाई होम पेज गृह पेज क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण कहाँ होता है, होम पेज पर होगा या फिर त्रुटि पृष्ठ पर होगा, ये हम अभी देखते हैं। इसमें अध्ययन कैसे होता है ये देखिएगा। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में जब अध्ययन होता है तो जो आपकी विषय वस्तु होती है, मैं आपको यूँ सीधे सीधे तरीके से समझा सकता हूँ कि आप ये जो ऑब्जेक्टिव बुक्स पढ़ते हो उसमें दो प्रकार की ऑब्जेक्टिव बुक होती है मित्रों। देखो एक आपका जो भी चैप्टर है उसके 20, 25, 30, 50 जो भी 100 प्रश्न बने वो बने हुए होते हैं। प्रश्नों में क्या करता है, एक एक बिंदुवार क्रमबद्ध रूप में प्रश्न बना देता है और प्रत्येक प्रश्न के आगे उसका उत्तर होता है। आप क्या करते हो, प्रत्येक प्रश्न को पढ़ते हो, अपनी ओर से उसका आंसर तय करते हो, फिर आप जाकर के क्या करते हो, उसके आंसर को देखते हो। उसके आंसर को देखने से आपको पता चलता है कि मेरा आंसर सही है या फिर गलत है, तो वहाँ से आपको उसकी प्रतिपुष्टि होती है। यानी आप प्रत्येक प्रश्न को पढ़ते हो, क्रमबद्ध रूप में अगले प्रश्न को पढ़ने के बाद अगले उस पर जाते हो और वो जो उत्तर है वही आपका अंतिम व्यवहार है, क्योंकि वहीं से आपको सही या गलत का पता चल जाता है। इस प्रत्येक उत्तर का संबंध अंतिम व्यवहार से होता है। उस अंतिम व्यवहार से आपको धीरे धीरे आपको एक नया वांछित व्यवहार देखने को मिलता है। उत्तर पढ़ते हो, उत्तर आपको प्रतिपुष्टि करता है और ये प्रतिपुष्टि ही आपके व्यवहार में परिवर्तन लाती है। इसलिए ये व्यवहारगत परिवर्तन पर बल देने वाली विधि के नाम से जानी जाती है। एक बार फिर सुनिएगा। इस विधि में अध्ययन कराते समय विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में क्रमबद्ध रूप में विभाजित कर दिया जाता है। छात्र प्रत्येक पद को पढ़ता है और उस पर अनुक्रिया करता है। उस अनुक्रिया का संबंध, सीधा संबंध जो है उसके अंतिम व्यवहार से होता है। अंतिम व्यवहार से क्यों होता है, क्योंकि जिस पृष्ठ पर, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इसमें एक ही फ्रेम होता है, यानी एक ही पेज होता है, उसी ही पृष्ठ पर जहां उसका प्रश्न है उसी के साथ उसका उत्तर है। उसने प्रश्न को पढ़ा, प्रत्येक पद को पढ़ा, पढ़ करके अपना आंसर टिक किया और सीधे उस उत्तर को देखेगा। तो सीधे उत्तर को देखने का मतलब ही यही हुआ कि उस प्रत्येक पद का संबंध अंतिम व्यवहार से होता है। वहीं से उसको पता चल जाएगा कि आंसर सही है या गलत है। गलत होगा तो उसको दोबारा पढ़ेगा, सही होगा तो वो अगले पद पर चला जाएगा। अगले पद पर जाएगा, इसका मतलब उसके व्यवहार में परिवर्तन है। इसीलिए ये व्यवहारगत परिवर्तन पर बल देने वाली विधि है। समझे मित्रों कहानी। इसमें इस तरह विधि अध्ययन होता है। दूसरा होता है साखीय अभिक्रमित अनुदेशन। समझ तो रहे ना बात को, यानी कि इसमें उस वही प्रश्न, जैसे मैं बना देता हूँ आपको, या कहीं पर भी स्पेस नहीं है, ये हमने पढ़ लिया है, यहाँ पर मैं उसका आंसर लिख देता हूँ। जैसे मैं आपको एक प्रश्न बनाता हूँ कि अध्ययन कैसे होगा। एक प्रश्न है, यहीं से हमने एक प्रश्न बनाया कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का अन्य नाम है। ये एक प्रश्न बना है। वहां पर आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला है बाह्य, दूसरा है आंतरिक, तीसरा है दोनों और चौथा है कोई नहीं। बच्चा क्या करेगा, देखिए ये क्रमबद्ध रूप में प्रश्न कैसे बटा। जैसे हमने अभिक्रमित अनुदेशन का पार्ट लिया, इस विधि को लिया, इससे 20 प्रश्न बनते हैं, हमने क्रमबद्ध रूप में प्रश्न बनाना शुरू कर दिया। पहला प्रश्न हमने बनाया रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का दूसरा नाम है। अब बच्चे ने क्या करा, यहाँ आया और उसने यहाँ पर टिक किया, ये मेरा आंसर है। यहीं पर इसका आंसर लिखा हुआ ए। बालक क्या करेगा, इस पद को पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद उत्तर की तरफ जा रहा है। ये उत्तर इसका जो संबंध है उसके अंतिम व्यवहार से है, क्योंकि यहाँ आते ही बालक को पता चल गया कि मेरा आंसर सही है, अर्थात उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। उसने जो अधिगम किया है वो उसने सीखा, अर्थात उसके व्यवहार में क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। इसलिए व्यवहारगत परिवर्तन पर बल देती है। जैसे ही उसने आंसर पढ़ा उससे उसकी प्रतिपुष्टि हो गई, प्रतिपुष्टि होते उसका आंसर राइट है, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि उसे आत्मविश्वास हो रहा है, वो सीखने के लिए क्या हो रहा है, जो है अग्रेसिव हो रहा है, सीखने के लिए आतुर हो रहा है। और यही इस स्किनर के सिद्धांत की विशेषता है कि सीखने की जो मोटी शर्त है वो सक्रियता है।
इस सिद्धांत की सबसे मोटी शर्त यही है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत की कि सीखने की सबसे बड़ी शर्त है सक्रियता, इसलिए इसको सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। और जैसे ही उसका आंसर सही होगा बालक फिर से सक्रिय हो जाएगा, फिर से सीखने के लिए आगे बढ़ने लग जाएगा और एक ही फ्रेम पर आंसर होता है। दूसरा आता है मित्रों शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। शाखीय को हम शाखा कह रहे हैं, शाखा का मतलब अलग अलग ब्रांच से गुजरना पड़ता है, या इस उपभेद का संबंध व्यवहारगत परिवर्तन से नहीं है बल्कि उपचारात्मक शिक्षण करना है। देखिए यहाँ उपचारात्मक शिक्षण नहीं था, क्योंकि यहाँ पर आपने प्रश्न पढ़ा, आपने उत्तर देखा, अगर आपका उत्तर सही है तो आपने ये तय कर लिया कि मेरे द्वारा सीखा गया ज्ञान सही है। अगर गलत होता तो यहाँ पर आपका कोई उपचार नहीं है, यहाँ पर यह नहीं लिखा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव बुक आप ऐसी देखते हो जिसमें आपका प्रश्न होता है, प्रश्न के साथ उत्तर होता है, लेकिन उत्तर के साथ साथ उसका नीचे स्पष्टीकरण भी रहता है, वो उपचार करता है। इसलिए यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण पर बल दिया जाता है। इस विधि में क्या करते हैं, विषय वस्तु को, यानी इस दूसरा जो आपका है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि, इस विधि में विषय वस्तु को भी अलग अलग पदों में बांटा तो जाता है, लेकिन उसके जो प्रश्न जो होंगे उनको छोटे छोटे पदों में विभाजित ना करके संपूर्ण विषय वस्तु को एक प्रत्यय के आधार पर बांट दिया जाता है। देखो यहाँ पर आपको क्रमबद्ध, जैसे अभिक्रमित अनुदेशन के प्रश्न बनाने हैं तो पहले इसका प्रवर्तक कौन है, फिर दूसरा आया कि इसकी शुरुआत कब हुई, फिर तीसरा इसके कितने, इस तरह क्रमबद्ध रूप में प्रश्न बने होते हैं। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता जाता है और उस विधि के अंत तक आ जाता है कि मैंने इसका पूरा अध्ययन कर लिया है, ये मुझे पूरी तरह समझ में आ गई है। लेकिन इसमें विषय वस्तु को अलग छोटे छोटे अलग अलग खंडों में बांटने के बजाय एक संपूर्ण संप्रत्यय के आधार पर प्रश्न बनाए जाते हैं। इसमें बालक को एक प्रत्येक पद पढ़ने के लिए दिया जाता है। उस प्रत्येक पद को पढ़ने के बाद वो उसके दिए गए 4 विकल्पों में से अपना एक कोई विकल्प चुनता है। ये होम पेज पर होता है, इसीलिए हमने कहा कि इसमें 2 पेज होता है। जैसे यहाँ पर आपका कोई एक प्रश्न है, ये आपका एक प्रश्न बना है, जो भी आपका प्रश्न है, इसके 4 विकल्प आपके पास हैं। इन 4 विकल्पों को पढ़ करके आप अपना आंसर देंगे, लेकिन इसका आंसर यहाँ पर नहीं है। प्रश्न को पढ़ने के बाद बालक दूसरे पेज पर जाएगा जहाँ पर उसका आंसर है, जहाँ पर उसका उत्तर है। ये आपका रफ पेज है, त्रुटि पेज है, जो आपके उपचार करेगा कि आपका आंसर सही था तो क्यों था और गलत है तो क्यों है, उसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ से आपने प्रश्न पढ़ा, ये आपका होम पेज है। इस होम पेज से प्रश्न पढ़ने के बाद बालक इस रफ पेज पर आता है, त्रुटिपूर्वक पेज पर जाता है और वहाँ जाकर के अपने आंसर का मिलान करता है। अगर उसका आंसर ठीक है तो वो संतुष्टि का सिद्धांत अपना लेता है कि उसे संतुष्टि हो गई। लेकिन अगर उसका आंसर गलत है तो वहाँ पर उसका स्पष्टीकरण भी दिया होता है। आप लोग कई ऑब्जेक्टिव बुक्स पढ़ते हो, कईयों में प्रश्न के वहीं नीचे बॉक्स बना करके उसका स्पष्टीकरण होता है। कई में आप पेज प्रश्न जो होता है वो दूसरे पेज पर जाते हो, तो वहाँ पर भी वो अगर सेम पेज पर भी ब्लॉक बना करके दे रखा है तो वो भी एक होम पेज और एक रफ पेज माना जाएगा। इसलिए इसमें फ्रेम कितने होते हैं, 2 होते हैं। आपने मुख्य फ्रेम से अध्ययन करने के बाद आप रफ पेज पर गए, रफ पेज पर जाकर के आपने अपने आंसर का मिलान किया। आंसर के मिलान के साथ साथ यहाँ पर उसका उपचारात्मक शिक्षण दे रखा है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि कौन सा सर्वनाम है, कौन सी शिक्षण विधि है, तो इस शिक्षण विधि का पूरा वहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया गया है, उसका पूरा विस्तार से विवरण समझाया गया है। तो यहाँ पर आपका क्या किया जा रहा है, आपका सही है अथवा गलत है उसका उपचार किया जाता है। इसलिए विधि उपचारात्मक शिक्षण पर बल देती है। कौन सी विधि भाई, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि, जिसका ब्रांचिंग कहते हैं। तीसरा है, अब यहाँ से प्रश्न आता है किसमें कितने फ्रेम होते, ध्यान रखना। अगला आता है अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन। इसके प्रवर्तक थॉमस एच गिलबर्ट है। 1972 में पहली बार हिंदी विषयों के लिए अपनाया गया। ये विषय स्वामित्व पर बल देती है। देखना, ये सबका प्रश्न आता है। उपचारात्मक शिक्षण पर बल कौन सी देती है, शाखीय। व्यवहारगत परिवर्तन पर रेखीय। विषय स्वामित्व पर बल कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन देता है, तो आप कहेंगे विषय स्वामित्व पर बल देने वाला अभिक्रमित अनुदेशन है अवरोही या मैथमेटिक अनुदेशन मेथड। इसके अलावा चौथा एक हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर अनुदेशन, जिसे कंप्यूटर अनुदेशन को उसमें तीनों ही प्रकार के अनुदेशनों का प्रयोग किया जाता है। ये जैसे जैसे युग बदला, शिक्षण की परिभाषा पद्धतियाँ बदलती गई, उसी तरह से नए नए उपचार होते रहे।
कई बार पूछ ले कि कौन कौन से हैं तो आप 4 बताएंगे, लेकिन सीधे संख्या का पूछेंगे तो मित्रों आंसर 2 ही देना है। एक चौथा है यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ, कंप्यूटर आधारित अभिक्रमित या अथवा अभिक्रम मिल जाता है कई बार, अभिक्रमित अनुदेशन। इसमें लिख सकते हैं कि इसमें तीनों प्रकार के, इसमें तीनों, ये जो हमने पहले पढ़े हैं, इसमें तीनों प्रकार के अनुदेशनों का प्रयोग किया जाता है। तीनों प्रकार के अनुदेशन का प्रयोग किया जाता है किसमें मित्रों? कंप्यूटर आधारित अभिक्रमित अनुदेशन में। अगला आता है मित्रों, अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत कौन कौन से हैं और ये कितने दौर से गुजरती है। तो अभिक्रमित अनुदेशन विधि 5 स्टेप से गुजरती है। इसका भी क्रम आता है मित्रों, 5 क्रम से गुजरती है। इसका ये आता है कि कितनी क्रियाओं से गुजरता है, यानी कि अभिक्रमित अनुदेशन में जब अध्ययन करता है बालक तो कितने क्रम से गुजरता है अथवा कितनी क्रियाओं से गुजरता है। तो आप लिखेंगे 5 क्रियाओं से गुजरता है। रीड, राइट, चेक, एडवांस और टेस्ट लिखो। यह अनुदेशन कौन सा? पूरे अभिक्रमित की बात कर रहे हैं। यह अनुदेशन 5 क्रियाओं से, प्रश्न आ चुका है इसका भी, 5 क्रियाओं से गुजरता है। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 रीड, राइट, चेक, एडवांस, टेस्ट। इन 5 क्रियाओं से गुजरता है बालक, तब जाकर के उसका ये फ्रेम कंप्लीट हो जाता है। रीड, राइट, चेक, एडवांस और टेस्ट। इसका प्रश्न आता है, क्रम पूछा जाता है कि अभिक्रमित अनुदेशन कितनी क्रियाओं से गुजरता है। तो आप कहेंगे 5 क्रियाओं से गुजरता है। रीड, राइट, चेक, एडवांस और टेस्ट। तब जाकर के ये अनुदेशन पूरा होता है। अगला आता है अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत है लघुपदीय सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी प्रश्न आता है कि कौन सा एक सिद्धांत अभिक्रमित अनुदेशन का नहीं है। पहला है लघुपदीय सिद्धांत। लघुपदीय सिद्धांत क्यों कह रहे हैं? लघुपदीय सिद्धांत क्यों कह रहे हैं मित्रों? देखो, हमने पढ़ा है कि इसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभाजित कर दिया जाता है। जैसे आपका भाई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे हैं तो आपकी विषय वस्तु को क्या कर रहा है? छोटे छोटे पदों में बांट दिया। रेखीय में आप देख रहे थे कि छोटे छोटे पदों में था, ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। साक्ष्य में भी आपने देखा कि विषय वस्तु को क्रमबद्ध रूप में नहीं किया, एक साथ कर दिया। उसमें कुछ प्रश्न बाद वाले पहले हो सकते हैं, पहले वाले बाद में हो सकते हैं। ये भी एक अंतर था, ध्यान देना वहां रह गया, शायद हम बता नहीं पाए। देखो, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में जो बात होगी वो क्रमबद्ध रूप में होगी। प्रस्तावना वाले प्रश्न पहले होंगे, उद्देश्य कथन के बाद में होंगे, फिर प्रस्तुतिकरण वाले प्रश्न होंगे, मूल विषय वस्तु के प्रश्न उसके बीच बाद में आएंगे, फिर अंत में आएंगे, फिर मूल्यांकन वाले प्रश्न होंगे। इस तरह से प्रश्नों का क्रम चलता है। जबकि साक्ष्य अभिक्रमित अनुदेशन में क्रमबद्धता नहीं होती है, बल्कि विषय वस्तु को संपूर्ण प्रत्यय के रूप में विभाजित किया जाता है। हो सकता है कि मूल विषय वस्तु वाले प्रश्न आरंभ में हो, प्रस्तावना वाले बीच में हो, अंत में हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर उपचारात्मक शिक्षण पर बल दिया जाता है। कहीं से भी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है और आपका उपचार कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी दोनों में ही विषय वस्तु को क्या किया जाता है? लघु, छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है। इसलिए इसका पहला सिद्धांत है लघुपदीय सिद्धांत। दूसरा हम कह रहे हैं सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत। सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत हमने पढ़ा है कि स्किनर के सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत पर यह आधारित है। सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत है क्योंकि इस विधि का सबसे मुख्य उद्देश्य यही है कि सीखने के लिए सक्रिय होना जरूरी है। स्वगति का सिद्धांत है, स्वगति का सिद्धांत है। कैसे है? क्योंकि बालक अपनी गति से सीखता है।
अपनी गति से हो रहता है, क्योंकि वहाँ पर कोई क्लास के टाइम की बाध्यता बाउंड नहीं है। वास्तविक प्रश्न को पढ़ेगा, पढ़ने के बाद आराम से उसको सोचेगा, अपना आंसर देगा, फिर दिए गए आंसर से उसकी प्रतिपुष्टि करेगा। सही आंसर होगा तो उसको पुनर्बलन मिलेगा, व्यवहार में परिवर्तन आएगा। अगर वो साक्ष्य में पढ़ रहा है तो अभी अपनी गति से पढ़ रहा है, प्रश्न को पढ़ेगा, होम पेज पे पढ़ेगा, रफ पेज पे जा करके उसके आंसर को देखेगा और वहाँ पर अपना उसका जो उपचार लिखा है उससे उपचारात्मक शिक्षण करके विषय वस्तु को और क्लियर कर लेगा और स्पष्ट कर लेगा, तो स्वगति से सीखता है। अगला कह रहे हैं छात्र प्रशिक्षण सिद्धांत। छात्र प्रशिक्षण सिद्धांत। छात्र प्रशिक्षण सिद्धांत कैसे है? क्योंकि इसमें छात्र विषय वस्तु के प्रति छोटे छोटे फ्रेमों के माध्यम से अपनी अनुक्रिया करता है और छात्र उसका अपने आप स्वयं भी क्या कर लेता है, मूल्यांकन करता जाता है। क्योंकि विषय वस्तु को आपने अलग अलग छोटे छोटे पदों में बांटा है, छात्र उसको सीख रहा है, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है और उसका साथ साथ क्या कर रहा है, मूल्यांकन भी करता है। अगला कह रहे हैं इसमें सतत मूल्यांकन होता है, निरंतर मूल्यांकन होता जाता है, क्योंकि प्रत्येक पद को पढ़ता है। ये भी इसका एक सिद्धांत है, सतत मूल्यांकन का सिद्धांत है, क्योंकि छात्र विषय वस्तु को पढ़ता है और पढ़ने के बाद साथ साथ उसका मूल्यांकन भी होता रहता है। क्योंकि अगर वो सही आंसर मिलेगा तो सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा उसको, और गलत आंसर करेगा तो उसको नकारात्मक पुनर्बलन मिल रहा है, साथ साथ उसको उसका आंसर भी मिल रहा है। छात्र तथा विषय सामग्री के बीच, छात्र तथा विषय सामग्री के बीच अंतः क्रिया होती है, अंतः क्रिया होती है। यानी छात्र और विषय सामग्री के बीच क्या होती है, अंतः क्रिया होती है। क्योंकि वहाँ पर शिक्षक का कोई काम नहीं है, बुक्स है, फ्रेम बने हुए हैं, प्रत्येक फ्रेम को पढ़ना है, उसका उत्तर जांचना है, सतत मूल्यांकन कर रहा है। उस छात्र और विषय वस्तु के बीच में क्या हो रही है, अंतः क्रिया होती है। ये थी मित्रों हमारी अभिक्रमित अनुदेशन विधि। अगली क्लास में फिर मिलेंगे एक नई शिक्षण विधि के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।